मगध के राजमहल में चबूतरे के किनारे खड़े होकर मुरा नीचे कूदने ही वाली थी कि शंभुनाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोले, मुरा, ये क्या करने जा रही हो तुम? क्या तुमने अपने पुत्र के बारे में सोचा है? उसका क्या होगा? मुरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, छोड़ दीजिए मंत्री जी, मैं मर जाना चाहती हूँ। मेरा पुत्र तो मुझे अब मिलने वाला है नहीं, मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? शंभुनाथ हैरान होकर बोले, क्या कह रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि तुम्हारा पुत्र नहीं मिलने वाला? मुरा बोली, मेरे पुत्र को ढूंढने वाली आखिरी कड़ी तो मर चुकी है, अब कौन बताएगा मेरे पुत्र का पता? शंभुनाथ मुरा का हाथ अपनी तरफ खींचते हुए बोले, तुम पहले दीवार से नीचे आओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूं। शंभुनाथ की बात मान मुरा नीचे आई तो शंभुनाथ बोले, अगली बार ऐसा कदम उठाने से पहले अपने पुत्र के बारे में सोच लेना। तुम्हारी रिश्तेदार नहीं रही तो क्या हुआ, अभी और भी मौके मिलेंगे तुम्हारे पुत्र तक पहुंचने के, ऐसे हताश मत हो। मुरा निराशा भरी आवाज में बोली, अब कैसे मौके मिलेंगे मंत्री जी? अब तो ऐसा कोई नहीं है जिसे पता हो कि मेरा पुत्र कहाँ है, किसके सहारे ढूंढेंगे उसे? शंभुनाथ कुछ बोलने ही वाले थे कि उन्हें वहां किसी के आने की आहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत ही इशारे से मुरा को चुप रहने को कहा, लेकिन मुरा उनका इशारा समझ नहीं पाई और बोली, मंत्री जी। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही शंभुनाथ ने उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया और खींचकर चबूतरे से दूर ले गए। वो दोनों अब चबूतरे वाले मार्ग में बने एक छोटे से गुंबद के भीतर छिपके बैठे थे। तब तक विशाखा शंभुनाथ का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंच गई। उसने देखा वहां तो कोई भी नहीं था। वो हैरान होकर मन ही मन बोली, आखिरकार मुरा को ढूंढते हुए शंभुनाथ कहां चले गए? और मुरा, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहां चले गए दोनों? वो वहां से वापस मुड़ गई। जब शंभुनाथ को महसूस हुआ कि पैरों की आहट उनसे दूर चली गई है तो उन्होंने मुरा के मुंह से अपना हाथ हटाया। दोनों गुंबद से बाहर निकले। बाहर निकलते ही मुरा चिल्ला पड़ी, मंत्री जी आप क्या कर रहे थे? शंभुनाथ बोले, तुमने सुना नहीं, कोई हमारा पीछा कर रहा था। तुम्हें अब भी सावधान रहने की जरूरत है। तुम्हारे रिश्तेदार की मृत्यु अवश्य हुई है, परंतु तुम्हारे पुत्र की सूचना किसी और के पास है जिसे पता है कि वो कहां है। मुरा अचानक उत्साहित होती हुई बोली, क्या ये सत्य है? कौन है वो? किसे पता है मेरे पुत्र के बारे में? आप उनसे मेरे पुत्र का पता क्यों नहीं पूछते? आप बोले तो मैं स्वयं उनसे पूछ लूंगी। मुरा ने एक साथ कई सवाल कर दिए थे। शंभुनाथ उसे समझाते हुए बोले, तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है मुरा। मैंने अपना गुप्तचर उस व्यक्ति के पीछे लगाया है। जल्द ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा, लेकिन तब तक तुम कोई भी गलत कदम मत उठाना। मुरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, अब मैं अपना ध्यान रखूंगी। शंभुनाथ मुरा से आश्वासन लेकर वहां से निकल गए। तक्षशिला में चंद्रगुप्त के जाने के बाद वीरसेन और पब्बत तेजी से उसी छात्र के पास गए जिसकी मदद से पब्बत ने चंद्रगुप्त को युद्ध के लिए मना लिया था। पब्बत को देखते ही उस छात्र ने खुश होते हुए कहा, राजकुमार आपको क्या आता है? अभी अभी चंद्रगुप्त मुझसे माफी मांगने आया था और तुमने उसे सारी बातें बता दी। पब्बत ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। उस छात्र ने हैरानी के साथ कहा, कैसी बातें कर रहे हैं राजकुमार? मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है। पब्बत ने उसके हाथ को पकड़ मरोड़ते हुए कहा, तुमने कुछ नहीं बताया, फिर आपस में इतने प्यार से कैसे बातें कर रहे थे? उस छात्र ने दर्द से चीखते हुए कहा, राजकुमार विश्वास करें मेरा, मैंने कुछ भी नहीं बताया है। वीरसेन ने उसके कंधे पर मुट्ठी से प्रहार करते हुए कहा, सत्य बताना। तुमने ही समय रहते चंद्रगुप्त के बारे में किसी को बता दिया था ना, और चंद्रगुप्त तुम्हारे कारण ही आज मरने से बच गया। उस छात्र ने दर्द से कराहते हुए कहा, वीरसेन छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, राजकुमार छोड़िए। पब्बत ने और जोर से उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहा, जब तक सत्य नहीं बताओगे ऐसे ही दर्द बढ़ता जाएगा। छात्र ने लगभग चीखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं बताया राजकुमार, आपके प्रति वफादार हूं मैं। वीरसेन बोला, राजकुमार ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे भी सर्पदंश देना होगा तभी ये सत्य बताएगा। वो छात्र रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दीजिए राजकुमार, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन पब्बत कहाँ रुकने वाला था। उसने उस छात्र की आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी और बोला, वीरसेन सर्प लाओ। वो छात्र डर से रोने लगा था। कुछ देर बाद वीरसेन आया और एक कांटा पब्बत के हाथ में देता हुआ बोला, ये रहा सर्प,
बहुत जहरीला है ये। सुना है इसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। इतना सुनना था कि वो छात्र जोर जोर से चीखने लगा। तभी पब्बत ने उसके पैर में वो कांटा छुपा दिया। कांटा छुपते ही वो छात्र जोर से उछल पड़ा और डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। ये देख पब्बत और वीरसेन की हंसी छूट गई। पब्बत बोला, लगता है ये सत्य ही कह रहा था। उसके बाद वो उसे वहीं बेहोश छोड़ वहां से चले गए। ये सारी घटना चंद्रगुप्त और सुकन्या दीवार के पीछे छुपकर देख रहे थे। चंद्रगुप्त बहुत खुश दिख रहा था, लेकिन सुकन्या खुश नजर नहीं आ रही थी। उसका ध्यान तक्षशिला से बाहर जाने वाली बात से हट ही नहीं रहा था। पब्बत और वीरसेन के जाने के बाद वो दोनों ओट से बाहर निकले और उस बेहोश छात्र के पास पहुंचे। सुकन्या एक पात्र में जल ले आई और उस बेहोश छात्र के चेहरे पर छिड़कने लगी। कुछ ही पल में उस छात्र की मूर्छा टूटी और वो उठ बैठा। उसने उठते ही अपने आसपास हैरानी से देखा। उसे लगा था कि वो मर चुका है, लेकिन चंद्रगुप्त को सामने देखकर उसकी जान में जान आई। उसने हैरानी से कहा, चंद्रगुप्त, तुम? चंद्रगुप्त बोला, कैसा लगा अपने ही खोदे गड्ढे में गिरना? तुमने पब्बत और वीरसेन का साथ अपना मित्र समझ कर दिया, लेकिन उन्हें एक पल भी नहीं लगा तुम्हें पराया करने में। उस छात्र ने शर्म से अपना सर झुका लिया। वो समझ गया था कि चंद्रगुप्त को सत्य का ज्ञान हो चुका है। चंद्रगुप्त ने आगे कहा, तुम्हारी गलती यही है कि तुमने गलत मित्र का चुनाव किया। मित्र की परख करना सीखो मित्र। उस छात्र ने चंद्रगुप्त से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन चंद्रगुप्त और सुकन्या तब तक वहां से उठकर चले गए थे। थोड़ी दूर साथ चलने के बाद चंद्रगुप्त ने सुकन्या से पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? सुकन्या अचानक आए इस प्रश्न से हड़बड़ा गई और बोली, नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं खुश तो हूं। चंद्रगुप्त रुक गया और सुकन्या की तरफ देखते हुए बोला, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती सुकन्या। तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुम्हें पढ़ना सीख लिया है। मैं तुम्हारी आंखों को देखकर बता सकता हूं कि कब तुम उदास हो और कब खुश। हाँ, जब से तुम मेरे साथ हो उदासी हो। सुकन्या बोली, मैं कारण बताकर तुम्हें निराश नहीं करना चाहती। चंद्रगुप्त ने सुकन्या के कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ बताओ तो। सुकन्या बोली, मुझे तक्षशिला से बाहर जाना होगा। चंद्रगुप्त ये सुनते ही हैरान रह गया। जहां सुकन्या चंद्रगुप्त से दूर जा रही थी, वहीं मुरा के पुत्र तक पहुंचने की कोशिश में सेनापति भुजंग मन्ना देव के गांव पहुंच चुके थे। मन्ना देव का गांव मगध से बाहर था। भुजंग मन्ना देव के घर पहुंचे और वहां काम कर रहे एक आदमी से मन्ना देव के बारे में पता किया, तो उसने बताया कि मन्ना देव और उनकी पत्नी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने किसी बच्चे को देखा है जिसे मन्ना देव कुछ साल पहले लाया? उस व्यक्ति ने कहा, सेनापति जी, यहाँ तो सैकड़ों गुलाम कार्य करते हैं और मन्ना देव आए दिन किसी न किसी बच्चे को यहाँ लाकर गुलाम बनाते रहते हैं। उस बच्चे के बारे में सिर्फ मन्ना देव ही बता सकते हैं। भुजंग वहां से निराश होकर एक बर्तन बनाने वाली दुकान के पास रुके, जो मन्ना देव के घर के पास ही थी। उन्होंने उससे भी पूछा, क्या तुम्हें ज्ञात है कि मन्ना देव कहाँ गए हैं? उस दुकान वाले ने कहा, नहीं सेनापति जी, उनके जाने के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। वो कब और कहां जाते हैं किसी को भी ज्ञात नहीं। भुजंग ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तो उनके यहाँ आने के बाद तुम मुझे सूचना दे सकते हो। उस दुकानदार ने एक नजर घोड़े पर सवार भुजंग को देखा और फिर बोला, सेनापति जी, अब मैं इतनी दूर सूचना देने आऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। सेनापति उसके इशारे को समझ गए और एक सिक्कों से भरा थैला उसकी तरफ फेंकते हुए बोले, ये रहा तुम्हारे कुछ बर्तनों का मूल्य, तुम्हारी मासिक कमाई से भी ज्यादा। इसके बदले हमें सूचना सही समय पर मिल जानी चाहिए। सिक्के देखकर वो दुकानदार खुश होता हुआ बोला, अपनी कमाई की सौगंध सेनापति जी, पहिए की गति से भी तेज आप तक सूचना पहुंच जाएगी। श्वेतबाहु वहां देरी से पहुंचा, लेकिन उसने सेनापति को उस दुकानदार को सिक्के देते हुए देख लिया था और उनकी बातें भी सुन ली थी। उसने सेनापति के वहां से जाने की प्रतीक्षा की और उनके जाते ही उस बर्तन वाले की दुकान पर पहुंचा। एक नए घुड़सवार को देख उस दुकानदार ने पूछा, देव, आपको क्या चाहिए? श्वेतबाहु ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा,
सूचना। मन्ना देव कहाँ है? उस दुकानदार ने वही बात दोहराई जो उसने भुजंग को बताई थी। तब श्वेत बाहु बोला, क्या उनके आने की सूचना मुझे दे सकते हो? उस दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, हर एक चीज का मूल्य होता है देव। श्वेत बाहु ने उसकी तरफ सेनापति की तरह ही सिक्के से भरी एक पोटली फेंकी और बोला, सूचना की गति क्या होगी? दुकानदार ने सिक्कों को गिनते हुए कहा, पहिए की गति देव। श्वेत बाहु समझ गया कि उसकी सूचना सेनापति के पास पहुंचेगी। उसने एक और सिक्कों से भरी पोटली उस दुकानदार की तरफ फेंकी। उस दुकानदार ने मुस्कुराकर श्वेत बाहु की तरफ देखा और बोला, आपकी सूचना आप तक हवा के वेग से पहुंच जाएगी। श्वेत बाहु बोला, सूचना मंत्री शंभुनाथ के घर पहुंचनी चाहिए। अगर मेरे साथ धोखा किया तो? उस दुकानदार ने उसकी बात काटते हुए कहा, प्रश्न ही नहीं उठता देव। हमें लक्ष्मी बहुत प्यारी है। श्वेत बाहु ने एक नजर तसल्ली से उसकी ओर देखा और फिर वहां से चला गया। सुकन्या तक्षशिला से जाने को तैयार हो चुकी थी। उसने अपने सभी वस्त्र और खाने की सामग्री एक पोटली में भर ली थी। उसने उस मिट्टी के खिलौने को हाथ में लिया जिसे चंद्रगुप्त बाजार से उसके लिए ही लाया था। वो एक भिष्टी का खिलौना था। उसे याद आ रहा था कि चंद्रगुप्त ने उसे उस खिलौने को देते हुए कहा था, पता है मैं तुम्हें ये खिलौना क्यों दे रहा हूं? सुकन्या ने भी उस खिलौने को हाथ में लेकर बड़े प्यार से कहा था। क्यों? चंद्रगुप्त ने समझाते हुए कहा था, भिष्टी वो होता है जो चमड़े के थैले में पानी ढोता है, मतलब लोगों की प्यास, उनकी उम्मीद को अपनी पीठ पर ढोता है। तुम भी मेरे लिए उस भिष्टी की तरह ही हो। मैं जब तुम्हें देखता हूं तो मेरी उम्मीद तुमसे जुड़ी हुई लगती है। मैंने भले ही अपने परिवार को नहीं देखा है, लेकिन तुम्हें देखता हूं तो इसी उम्मीद में जीता हूं कि तुम मेरे ही परिवार का हिस्सा हो। ये सोचते हुए सुकन्या की आंखें नम हो गई। उसने भिष्टी वाले उस खिलौने को चूम लिया और अपनी पोटली में भरते हुए मन ही मन कहा, ये तुम्हारी निशानी है चंद्र, जिसे लेकर मैं जा रही हूं। मैं इसे कभी भी अलग नहीं करूंगी, मरते दम तक। वो उदास मन से आश्रम से बाहर निकले। आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त और सूरजमल उसके पीछे पीछे निकले। सुकन्या ने अभी तक चंद्रगुप्त को कारण नहीं बताया था। वो जाने से पहले चंद्रगुप्त के पास आई और बोली, मैं तुम्हें कारण बता नहीं पाई थी। सत्य यह है कि मेरे एक संबंधी का पता ज्ञात हुआ है। उनका बुलावा आया था। मैं वहीं कुछ दिन रहने के लिए जा रही हूं। कुछ दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगी। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और आवाज भर्रा गई, लेकिन उसने खुद पर काबू पा लिया। चंद्रगुप्त की आंखें भी नम हो चुकी थी। सुकन्या उसे देख खुद को रोक नहीं पाई और उसके गले लग गई। उसने मन ही मन कहा, क्षमा करना चंद्र, मैं तुम्हें सत्य नहीं बता सकती, वरना तुम मुझे जाने नहीं दोगे। मैंने जिस लक्ष्य को अपने गले लगाया है, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि वो लक्ष्य मेरे ही गले अटक जाएगा या मेरा तारणहार होगा। लेकिन मैं आचार्य चाणक्य को दिया वचन निभाने की कोशिश अवश्य करूंगी। सोचते हुए वो सिसकने लगी थी। चंद्रगुप्त ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। सुकन्या मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अवश्य। चंद्रगुप्त से मिल लेने के बाद वो आचार्य चाणक्य के पैरों में आशीर्वाद के लिए झुकी। चाणक्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मां भारती तुम्हारा कल्याण करे। वो खड़ी हुई और बोली, आचार्य, आज मैं आप लोगों से विदा ले रही हूं। क्या आप कोई सीख नहीं देंगे? चाणक्य बोले, पुत्री, जितना सीखना था तुमने पर्याप्त सीख लिया। अब तुम्हें ये जिंदगी तुम्हारे हर एक मोड़ पर सीख देगी। उसे याद करते जाना। तुम अवश्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त करोगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी की ठोकरों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। उसके बाद सुकन्या सूरजमल से गले मिली और बोली, आचार्य, आप सदा याद आओगे। सूरजमल बोला, मुझे भी तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा रहेगी। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, तुम भी तैयार हो जाओ। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य भरी दृष्टि से चाणक्य की तरफ देखा। चाणक्य आगे बोले,
तुम और मैं भी तक्षशिला से कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं, एक बड़ी यात्रा पे। ये सुनकर चंद्रगुप्त और सुकन्या हैरान रह गए। वो कुछ बोल पाते तब तक चाणक्य बोले, जाओ चंद्रगुप्त, अपना सामान बांधो। चंद्रगुप्त चाणक्य की बात मानकर वहां से बाहर जाने लगा। उसने एक अंतिम बार सुकन्या की तरफ देखा और वहां से बाहर निकल गया। उसको देख सुकन्या ने किसी तरह अपने आंसू छिपाए और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गई। सुकन्या के जाने के बाद चाणक्य सूरजमल के नजदीक गए और धीरे से बोले, सुकन्या पर हमेशा एक साये की तरह नजर बनाए रखना, उसे कोई हानि ना पहुंचाने पाए। सूरजमल ने उनकी आज्ञा मान ली और सुकन्या के पीछे जाने की तैयारी करने लगा। तक्षशिला में जहां सुकन्या और चंद्रगुप्त दोनों ही विश्वविद्यालय से विदा ले रहे थे, वहीं मगध में राजहंस भी शंभुनाथ के कहने पर तक्षशिला के लिए निकलने वाला था। शंभुनाथ के कहने पर राजहंस अमात्य से मिलने उनके कक्ष में आया। उसे देखते ही अमात्य ने उससे पूछा, राजहंस, मालकेतु का कुछ पता चला? कोई सूचना? राजहंस बोला, नहीं महामंत्री जी, मालकेतु के बारे में कोई भी सूचना नहीं है। मैं आज तक्षशिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। क्या आचार्य गजानन के लिए कोई विशेष संदेश है? तभी अचानक एक पत्थर कक्ष की खिड़की से उड़ता हुआ अंदर आया और अमात्य के पैरों के पास आ गिरा। अमात्य डर कर उठ खड़े हुए। उनकी नजर उस पत्थर पर गई जो एक सफेद कपड़े पर लिपटा था। अमात्य ने तुरंत ही उस पत्थर को उठाया और उस कपड़े को उससे अलग किया। उस सफेद कपड़े में एक संदेश लिखा हुआ था। अमात्य उस संदेश को पढ़ने लगे और संदेश को पढ़ते ही वो चौंक गए।